ऑलराइट, नाउ हेडिंग डालिए एन फ्लिपिंग। एन फ्लिपिंग अब आवाज़ नहीं बिल्कुल। इसको हम लोग अमाइन इन्वर्जन भी कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इन्वर्जन? उल्टा हो जाना। ठीक है, तो बेटा बात समझना, ये देखिए एक अमोनिया, ठीक है, इस अमोनिया पर है एक छोटा सा लोन पेयर। ऑलराइट, ये जो अमोनिया होता है ना, ये कौन सी हाइब्रिडेशन में फिलहाल? sp3। अब तो देख के फटाफट निकल जाना चाहिए हाइब्रिडेशन आप लोगों को। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन। इसके मैकेनिज्म देखिए थोड़ा सा क्या होता है। ये पहले हमेशा एक ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, और जब वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज हो जाएंगे और इस तरह से आ जाएगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जो नाइट्रोजन है वो आपको sp2 दिखाई देगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये जो लोन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ना होके किस में चला गया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, फ्रैक्शंस ऑफ टाइम के लिए दिखाई देती है हमें। दूसरी बात कि वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स पॉजेस करते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है? मिनिमम होती है। इस sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से इसकी जो शेप है वो कैसी हो गई बेटा? प्लैनर शेप हो गई। ठीक है, अब ये तुरंत ही किस में जाएगा? इसका फास्ट स्टेप होगा और ये उल्टा पुल्टा हो गया, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर ए बोलूँ इसको और इसको स्ट्रक्चर बी बोलूँ, तो ए और बी में बेटा अंतर क्या है? एक चीज़ और बता दूँ, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना डेल्टा एच इसका, वो कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब हाईली एक्सोथर्मिक है, एनर्जी बाहर निकल रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, हाईली स्टेबल भी होगा। हाँ जी बेटा। तो हम एक बात कह सकते हैं, इफ़ ए वॉन्ट्स टू गो इन बी, इट मस्ट गो विद द ट्रांजिशन स्टेट। अगर ए बी में जाना चाहता है तो उसको ट्रांजिशन स्टेट से होके जाना पड़ता है, वाया ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, लेकिन होता है बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये, इसलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में एक अंतर होता है। इंटरमीडिएट थोड़े बहुत टाइम के लिए स्टेबलाइज होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट कभी स्टेबलाइज नहीं होते, तुरंत ही चेंज करेंगे वो। गॉट इट? अब जरा बात समझना यहाँ पर। तो एक स्टेट में लिखा जा सकता है, इफ़ ए वॉन्ट्स टू गोज इन बी, it must be goes with transition state। वो ट्रांजिशन स्टेट के साथ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो फ्लिपिंग का चक्कर है ना, ये बात याद रखना कि ये कार्बन में हो सकती है, नाइट्रोजन में हो सकती है, फॉस्फोरस में नहीं होती, सल्फर में नहीं होती। बड़े मॉलिक्यूल्स जल्दी से उल्टे पुल्टे नहीं होते, छोटे मॉलिक्यूल जल्दी से फ्लिप कर जाते हैं। फ्लिप मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए बेटा, अब बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे कैसे डिफाइन करें? बेसिक नेचर का इससे क्या लेना देना, तो बात को समझना। मान लीजिए कोई हाइड्रोजन आया इस पे अटैक करने के लिए, अवेलेबिलिटी तो है, बात समझे? तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आया, तुरंत ही पलट गया। हाइड्रोजन ने देखा, अरे ये कहाँ गया, फिर उधर गया, फिर ये पलट गया। तो कौन सा गेम हो गया? समझ में आ गया? तो इसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर बढ़ा या घटा? घटा या बढ़ा? सोचो भाई, हाइड्रोजन अटैक नहीं कर पा रहा, और जब हाइड्रोजन अटैक नहीं कर पा रहा तो बेसिक नेचर क्या हो गया? कम हो गया। भाई लोन पेयर अवेलेबिलिटी किसके लिए बात कर रहे हो? हाइड्रोजन के अटैक करने के लिए ना। प्रोटॉन आकर अगर इस पर अटैक करेगा तभी तो आपकी बढ़ेगी,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आ तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि ये इन्वर्ट हो जा रहा है ड्यू टू अमाइन इन्वर्शन, और इसकी वजह से हाइड्रोजन को अवेलेबिलिटी लोन पेयर मिल ही नहीं पा रहा। तो बेसिक नेचर जो होगा इसका, बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फ्लिपिंग। ये बात याद रखना। बात क्लियर हुई बेटा? समझ में आई या नहीं आई बात? अच्छा एक और चीज़ बताओ, यहाँ तो चुन्नू मुन्नू से बेटा हाइड्रोजन लगे, बड़े बड़े भारी भारी हाथी लग जाएं तो क्या ये फ्लिप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दीक्षा लटक जाए एक पे तनिष्का लटक जाए, एक पे वो लटक जाए, तो हाइड्रोजन आगे अटैक कर पाएगा आसानी से? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि ये इतने भारी हैं कि उसको हिलने नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसी पे क्वेश्चन देख लो बेटा। पहले तो मुझे बताओ एन फ्लिपिंग का ऑर्डर क्या होगा? किस में एन फ्लिपिंग आसानी से होगी? ड्यूटेरियम है, हैवी एटम होता है, हाइड्रोजन से भारी है बेटा, भारी ग्रुप लग गया, जितना ज़्यादा भारी ग्रुप उतना कम फ्लिपिंग। तो यहाँ तीन तीन लटक गए, यहाँ दो लटके, यहाँ एक ही लटका, हो पाएगा थोड़ा बहुत। समझ में आ गई बात? तो फ्लिपिंग किस में आसानी से होगा? तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर इज, समझ में आ गई बात? फटाफट लिख लो। बताइए बेटा इन क्वेश्चंस में, पहले फ्लिपिंग ऑर्डर बताइए और फिर बताइए बेसिक नेचर। यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान रखना, और यहाँ पे ये बंद गया, क्लोज हो गया। जब क्लोज हो गया तो फ्लिप होने के लिए दिक्कत आएगी। तो फ्लिपिंग ऑर्डर क्या होगा? फ्लिपिंग किस में ज़्यादा होगी? ए में ज़्यादा होगी। तो बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी इज ग्रेटर देन। इसके केस की बात करें, फ्लिपिंग का ऑर्डर क्या होगा? देखो यहाँ छोटा ग्रुप है, छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा बड़ा, और वहाँ और बड़ा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ए बी सी। और बेसिक ऑर्डर सी बी ए। आ गया समझ में? अब बात करते हैं ब्रैडीज रूल की, कि ब्रैडीज रूल क्या कहता है, और ब्रैडीज रूल को थोड़ा ध्यान से समझना भी। ब्रैड्स रूल क्या कहता है? एट ब्रिज हेड एटम देयर शुड नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कि ब्रिज हेड एटम पे कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एट ब्रिज हेड एटम ये तीन चीज़ें नहीं हो सकती। पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस नहीं हो सकता। डू नॉट अकर एट ब्रिज हेड एटम। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब जरा मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें। पहले तो ये समझते हैं कि ब्रिज हेड एटम होता क्या है और ब्रिज एटम क्या होता है। दो बातें हैं, ब्रिज हेड एटम और ब्रिज एटम, दोनों का मतलब समझना। बेटा ये स्ट्रक्चर बनाया है, सपोज करिए मैंने, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाला जो एटम है और ये वाला जो एटम है,
इनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 है, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी फ्री है। ठीक है, अब ये क्या 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, ये क्या 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ये और ये सेम है, ये 2 डायमेंशनली अपेयर हुआ, ये 3 डायमेंशनली अपेयर हुआ। कैसे? ये आपको बनाना आना चाहिए। कैसे हुआ जरा समझाते हैं हम। और इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो बेटा कैसे समझते हैं, इसको नंबर दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में, ये मान लो मैंने 1 एटम बनाया और ये बनाया 2 एटम। 1 और 2 के बीच में कितने एटम आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। इस साइड कितने आ रहे हैं? बीच में कितने आ रहे हैं? है या नहीं? तो अगर ऐसा आ गया तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी, समझ में आई बात? तो ओरिएंट करना आ रहा है। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। ये sp3 है, ये भी sp3 है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। इसको इसमें ओरिएंट करो, कैसे करेंगे? ऐसे होगा। हाँ जी, ये 1 है, ये 2 है। चाहो तो बना के देख लो। 1 और 2 के बीच में, इसको 1 मान लो, 1 और 2 के बीच में कितने? 2 एटम है, 2 के बीच में 2 एटम है, और फिर ये। समझ में आ गई बात? ओरिएंटेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एटम होते हैं ना, ये ब्रिज हेड एटम होते हैं। जो ब्रिज हेड एटम का मतलब ये है जो ब्रिज को कंबाइन करे, द एटम विच कंबाइन द ब्रिज टू ब्रिज, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड एटम्स। क्लियर हुआ? तो हमने एक बात कही कि अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल कि ब्रिज हेड एटम पर कभी भी प्लैनेटी ना हो, कभी भी प्लैनेटी ना हो। अगर प्लैनेटी हुई तो क्या होगा? सवाल ये उठा। तो बेटा कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीजन समझिए, पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट। अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल देयर शुड नॉट बी प्लैनरिटी, और प्लैनिटी इनकी वजह से आती है। अगर रेजोनेंस में गया लोन पेयर तो sp2 हाइब्रिडेशन होता है, डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। जरा चेक करके देखते हैं ऐसा हुआ क्या कि इसमें अगर प्लैनिटी आ जाती है तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर लिया मैंने, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को दोबारा बना लेना, और हम इस पर क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो एटम है उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसी भी मान लो, ये ब्रिज हेड पे मान लो, ये जो एटम है ये क्या है? ब्रिज हेड एटम है। इन्हें हम नाम देंगे ब्रिज हेड एटम, ठीक है, ब्रिज हेड एटम्स कहेंगे इनको, क्योंकि ये ब्रिज को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। या फिर दूसरी कंडीशन क्या बताई थी बेटा आपको? डबल बॉन्ड आ गया हो, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया एक, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इन दो की बात करते हैं। अब हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2 हो गई या नहीं हो गई? वेरी गुड, sp2 हाइब्रिडेशन होगी। मतलब बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री का हो गया। और पहले कितना था बेटा? अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिया, समझ में आया? क्योंकि ये तो सामने की तरफ है ना, तो अब कितना एंगल है यहाँ बेटा? sp3 डिग्री है ना, sp3 है तो sp3 है तो फिर क्या हो गया? 109 डिग्री
28 मिनट्स है। समझ में आई बात? अब ज़रा सोचो, sp2 हाइब्रिडेशन हो गया तो 120 से ये क्या बनना चाहेगा, मतलब 109 डिग्री से 120 बनना ये चाह रहा है, तो इसमें हाईली टेंशन नहीं होगी, हाईली दबाव नहीं आएगा, एंगल स्ट्रेन नहीं बढ़ेगा इसमें। और एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो फिर ये स्ट्रक्चर क्या करेगा बेचारा, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये अपने बॉन्ड को फैलाना पड़ेगा और ऐसा कर नहीं पाएगा ये, और टूट जाएगा स्ट्रक्चर। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो sp2 होने की वजह से प्लानर हो जाएगा, और प्लानर होने की वजह से हाईली स्ट्रेन्ड हो जाएगा, और हाईली स्ट्रेन होने की वजह से हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड के साथ भी किस्सा वही हो गया, इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 आ गया बेटा, और sp2 आने से फिर से वही समस्या आ गई। बात समझ में आई? तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, थर्ड चीज़। थर्ड मान लीजिए यहाँ पे लोन पेयर आ गया और ये ऐसा आ गया, मतलब लोन पेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, सपोज करो, करवा के देखो एक बार, आप इसको करवा के देखो, अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में तो सिचुएशन क्या होगी बेटा, जहाँ लोन पेयर है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको मार्क कर लो 1 2 3, और डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 पे आ जाएगा और 3 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से ये हाइब्रिडेशन कौन सी होगी बेटा, हाइब्रिडेशन देखो sp2 हाइब्रिडेशन होगी। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल क्या कहा जाता है कि ब्रिज हेड एटम्स पे sp2 हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बात समझ में आई? ब्रिज हेड एटम पे sp2 हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन डाल देता, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन डाल दूँ तो हो गया ना बेटा बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर में क्या चाहिए था हमको, लोन पेयर चाहिए था, लेकिन लोन पेयर कहाँ चला गया, रेजोनेंस में। लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाईली एंगल स्ट्रेन हो गया। बात समझ में आई? तो एक बात बोली जा सकती है कि इस तरह के कंपाउंड में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो एक स्टेटमेंट लिख लो, लोन पेयर प्रेजेंट एट ब्रिज हेड एटम्स, लोन पेयर प्रेजेंट एट ब्रिज हेड एटम इज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ जी सही है या गलत है? क्या ये सिचुएशन हो सकती है? तो इसका मतलब ये लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में जाएगा तो मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी। तो इसका मतलब लोन पेयर अगर ब्रिज हेड एटम पे प्रेजेंट है तो वो लोकलाइज कहलाएगा, और अगर लोकलाइज कहलाएगा तो फिर उसका बेसिक नेचर क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। तो ऐसे में बेसिक नेचर जो होगा वो कैसा होगा बेटा, बढ़ेगा या घटेगा? ऑलवेज इंक्रीजेस। बेसिक नेचर इज ऑलवेज इंक्रीजेस हियर। क्लियर हुआ? यहाँ पे नॉट ज़रूर लगा लेना, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस कर लो इस पे। अब आई थिंक आप देख के ही आंसर बता दोगे मेरे को इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिक नेचर बताना है आपको। ठीक है, फर्स्ट सेकंड
एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ऐसे समझ लो, 2 3 4 एक और होगा हाइड्रोजन इसके पास। हाँ जी बताइए बेटा, किसका बेसिक नेचर ज़्यादा है? यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, दोनों तरफ लोन पेयर है बेटा। ये वाला लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसके पास भी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये वाला लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है बेटा, दोनों ही हैं। लेकिन तुम्हें एक बात पता है, अगर ब्रिज हेड एटम पे लोन पेयर आ गया तो वो ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा लोकलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर ही नहीं पाएगा। अगर वो करने की कोशिश करेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंगल ही टूट जाएगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा फिर ड्यू टू हाईली एंगल स्ट्रेन। कौन ज़्यादा बेसिक हुआ बेटा? ए विल बी मोर बेसिक देन बी। इस केस में देखो, क्या ये लोन पेयर अंदर जाएगा? जाएगा बेटा, जाएगा तो फिर क्या होगा? हाईली एंगल स्ट्रेन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बेट्स रूल ब्रिज हेड एटम पे कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता। देखो ऊपर लिखा है साफ, देयर शुड नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका मतलब ये वाला जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड है, मतलब इट इज़ अवेलेबल फॉर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग। जबकि ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है और जा सकता है, जाएगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, तो ये क्या होगा? डीलोकलाइज्ड। तो विच इज मोर बेसिक? ए इज मोर बेसिक देन बी। कहानी समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर कंसेप्ट? ठीक है, तो इतना सा था ब्रिज हेड रूल, दैट इज ब्रेड्स रूल, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अब जरा आगे देखते हैं। हमने अभी बात की थी ट्रांजिशन स्टेप की थी ना फ्लिपिंग के अंदर, कि फ्लिपिंग के अंदर ट्रांजिशन होता है, मतलब अगर फ्लिप होगा तो ट्रांजिशन स्टेप से होके ही जाएगा। तो बेटा उसका कई बार क्या होता है, एनर्जी कर्व्स आ जाते हैं, एनर्जी कर्व्स। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डेल्टा एच जो होता है वो हमेशा एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट होता है ना। एंथैल्पी जो होती है, चेंज इन एंथैल्पी इज प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी होती है जी। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पता है कि डेल्टा एच नेगेटिव होने के लिए एच आर शुड बी ग्रेटर देन एच पी, ये कंडीशन ज़रूरी है। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, यहाँ पे ले लेता हूँ एनर्जी और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को, तो क्या होगा? ग्राफ कैसे बनेगा? क्या ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा? ये केमिकल काइनेटिक्स के भी आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन से। यहाँ पे कौन सा एक्सोथर्मिक और कौन सा एंडोथर्मिक है, जल्दी बताओ बेटा। देखो सीधी सी बात, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, किसकी एनर्जी कम दिख रही है? रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। मतलब इस केस में तो एच पी इज़ ग्रेटर देन एच आर हो गया। अगर एच पी इज़ ग्रेटर देन एच आर है तो डेल्टा एच कैसा होगा? और इस तरह का ग्राफ क्या कहलाता है? अब यहाँ देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस केस में क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, तो एच आर इज़ ग्रेटर देन एच पी। इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और इस तरह का ग्राफ क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। तो मुझे अगर एन फ्लिपिंग के लिए बनानी हो तो मैं एन फ्लिपिंग के लिए कौन सा ग्राफ प्लॉट करूँगा? एक्सोथर्मिक। बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं इसी में प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ एनर्जी ले लेता हूँ और यहाँ पे पी आर ले लेता हूँ, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए और बी क्या तो स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा, इस जगह पे इसका ट्रांजिशन स्टेप आएगा, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी इसकी वो हमेशा कैसी होगी?
sp2 हाइब्रिडेशन होगी और 120 डिग्री एंगल होगी। एग्जाम में पता क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे आ जाएंगे बेटा, एनर्जी POR, ठीक है, और यहाँ बोल देगा वो sp3 है, या एंगल दे देगा कुछ भी, एनर्जी ये B दे दिया आपको, ये A दे दिया, और यहाँ पे POR दे दिया, और यहाँ दे देगा sp2 हाइब्रिडेशन। विच वन इज करेक्ट फॉर द एंड फ्लिपिंग, A और B, A या B? B इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि बेटा जो ट्रांजिशन स्टेप होता है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस तरह से, ध्यान रखना इस बात का। देख लो फटाफट इसको भी। फ्लिपिंग ऑर्डर क्या रहेगा इसका, बी। क्यों? ये भारी है ना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आएगा वहाँ पर कि ये इससे ज़्यादा है, क्यों, वो क्यों बताना बस आपको, उठा के देख लेना कोई भी बुक्स। एक बार फर्स्ट व्यू से देखने पे क्या लग रहा है, ए का फ्लिपिंग ज़्यादा आसान है, क्योंकि ए पे छोटे ग्रुप्स हैं, आसानी से फ्लिप हो सकता है, सीधी सी बात है। तो ए फ्लिप आसानी से होगा, तो बेसिक नीचे क्या होगा, जैसे उल्टा हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, रीज़न समझो, फिर से बनाओ और बात को समझिए, ऐसा क्यों होता है। आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि ये रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जब रिंग स्ट्रक्चर्स आता है ना, तो एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है हमें, किस चीज़ का, एंगल्स का। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 108 डिग्री के आसपास होगा, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री है, ठीक है। अब जरा सोचो हाइब्रिडेशन क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन हियर। भाई फ्लिपिंग होना है तो इसको हमेशा ट्रांजिशन स्टेप से होके जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बात समझ में आई। अगर फ्लिपिंग होना है तो इसको ट्रांजिशन स्टेप से होके जाना पड़ेगा, और ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2, और sp2 है तो कौन सा आसानी से पहुंच पाएगा, कौन सा आसानी से पहुंचेगा, ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा, ए वाला आसानी से फ्लिप कर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो फ्लिपिंग की अगर बात करें तो B इज मोर फ्लिप्ड देन A, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन हो गया। अगर ट्रांजिशन स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे तो 108 से 120 आने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी टेंशन फील करेगा ये स्ट्रक्चर, और टूट जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। और बेसिक नेचर की अगर बात करेंगे तो A इज मोर बेसिक देन B। तो बेटा याद रखना, फॉर एन फ्लिपिंग के लिए इट मस्ट गोज विद एस, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। फॉर एन फ्लिपिंग स्ट्रक्चर मस्ट गोज थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। और जो स्ट्रक्चर ट्रांजिशन स्टेट आसानी से पहुंच जाएगा वो आसानी से फ्लिप हो पाएगा। बात समझ में आई। द स्ट्रक्चर विच गोज या विच रीच ट्रांजिशन स्टेट इजीली विल फ्लिप इजीली। ये बात भी लिख लो भैया, द स्ट्रक्चर विच रीच ट्रांजिशन स्टेट इजीली विल फ्लिप इजीली। वो आसानी से फ्लिप हो पाएगा। कहानी समझ में आ गई। तो सीधा देखते ही गलती मत कर देना। पहली बात रिंग है, अगर ये रिंग नहीं होती, ये यहाँ से नहीं जुड़ा होता, ऐसे होता, तो बेटा जो आपका क्वेश्चन था वो सही था। लेकिन आपने इसको जोड़ दिया है तो एंगल्स डिस्क्राइब हो गए, और एंगल्स डिस्क्राइब हो गए तो उसको ट्रांजिशन स्टेप से होके निकलना पड़ेगा, फिर वहाँ दिक्कत आ जाएगी। कहानी पल्ले पड़ी।
पीछे भी जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे उसमें हमने क्या बनाए थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बनाए थे, रिंग नहीं बनाया था। तो थोड़ा सा बात इस पे ध्यान रखना है। नाउ फिर बाकी इजी है। देखिए बेटा, जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फ्यूज बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में लिख लीजिएगा। ये जो एटम है, ये जो एटम है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में दिखाई दे रहा है बेटा? अभी साफ दिख रहा है, sp3 है। और ये जो एंगल है वो कितना है? ये जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। भैया आपको ये तो पता है ना कि अगर हेक्सागन है, चलो उसके बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो इसमें अगर ब्रेड्स रूल लगाऊं तो क्या होगा? सपोज इफ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और लोन पेयर इन रेजोनेंस इज प्रेजेंट देयर, मतलब सपोज मैं लिख देता हूं, सपोज ऑन अप्लाइंग ब्रेड्स रूल, या सपोज पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और लोन पेयर विद रेजोनेंस इज प्रेजेंट एट, अच्छा ये वाला एटम क्या कहलाएंगे अब? ब्रिज हेड एटम्स। ब्रिज हेड एटम, ठीक है। तो बेटा लगाइए जी, तीनों कंडीशन एक बार ड्रॉ कर लो, पता लग जाएगा। एक बार पॉजिटिव चार्ज ओरिएंट कर दो, एक बार डबल बॉन्ड ओरिएंट कर दो, और एक बार लोन पेयर ओरिएंट कर देते हैं। तो पहले तो इसका जस्ट रफली डायग्राम बना लो और अब बताते हैं इसमें एक एक करके। ब्रिज हेड एटम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। ब्रिज हेड एटम पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, और ब्रिज हेड एटम पे लोन पेयर आ गया हो और रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहा हो जी। तीनों कंडीशन में ब्रेड्स रूल नहीं लागू होगा। कैसे भाई? अगर ब्रिज हेड एटम पे होता तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थे, बट यहाँ एग्जिस्ट कर जाएंगे। क्यों करेंगे जरा बात समझिए बेटा। अब जरा सोचिए, ये जो एटम है फिलहाल sp2 हो गया, ये भी 120 डिग्री था। अब sp2 भी कितना होता है? 120 डिग्री होता है। क्या ये रिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो स्ट्रेन फील करेंगी? अब सोचो, 120 था, 120 ही है, क्या स्ट्रेन फील होगा? अब इस केस में देखो sp2 है और इसके आने से 120 डिग्री इधर भी, 120 डिग्री इधर भी है, क्या स्ट्रेन फील होगा? रेजोनेंस अगर अंदर जाता है तो जैसे ये रेजोनेंस अंदर चला गया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। फिर से कौन सा हो गया? sp2। क्या ये स्ट्रेन फील करेगा रिंग? तो जब स्ट्रेन ही फील नहीं कर रहा तो स्टेबल हुआ ही नहीं हुआ। बात समझ में आई? सो नो, या ऐसे बोलो, बाई फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, फ्यूज्ड, अच्छा एक और चीज़, फ्यूज्ड 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। फ्यूज्ड 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर डू नॉट फील strain when positive charge, double bond or lone pair in resonance comes on bridge head atom। तो बेटा एक और बात बताऊं आपको, ब्रेड्स रूल में तो साफ कहा गया था ब्रिज हेड एटम। यहाँ पर हम इसको ब्रिज हेड एटम ना कह के क्या कहेंगे अब? सिर्फ ब्रिज एटम, क्योंकि यहाँ पर ब्रेड्स रूल फेल हो जाता है। तो इसीलिए इस एटम्स को क्या कहेंगे? ब्रिज एटम। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो एटम है वो क्या कहलाएगा? ब्रिज एटम। अच्छा, क्या क्या डिफरेंस है जरा बाईसाइक्लो और उस वाले भी कंपाउंड में जो हमने पहले बनाया था? दो डिफरेंस समझ में आ रहे हैं, एक तो ब्रिज हेड एटम और एक ब्रिज एटम। दूसरी बात,
जो कनेक्टिंग लिंक है उनके बीच में कोई ना कोई कार्बन या एटम ज़रूर था, यहाँ पे कोई कार्बन या एटम नहीं है। ठीक है, ये दो डिफरेंस है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं फॉर फ्यूज्ड 6 मेंबर बाईसाइक्लो कंपाउंड at bridge head, sorry at bridge atom, not head बोलेंगे अब, at bridge atom पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और लोन पेयर विद रेजोनेंस, लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज विद रेजोनेंस क्या होंगे बेटा? स्टेबल होंगे ड्यू टू नो एंगल स्ट्रेन, कोई भी एंगल स्ट्रेन उनमें नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा। हो गया? मुझे एक बात बताना, स्टेबिलिटी ऑर्डर की थोड़ी सी बात करूंगा मैं। यहां पर मैंने 6 मेंबर की बात की, तो अगर मेंबर डिफरेंट हो जाए तो क्या हो? जैसे कि देखो ये 6 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, 4 मेंबर है, 3 मेंबर है। अगर मैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना चाहूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बेटा कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? हाँ, क्यों? तो एंगल छोटा है तो समस्या तो वही है ना, एंगल सबसे कम है, सबसे ज़्यादा हाईली स्ट्रेन होगा, वो खतरनाक तरीके से स्ट्रेन होगा। जरा एंगल्स की बात करें, इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? और इसमें कितना होगा? जितना ज़्यादा एंगल कम होता जाएगा ना, क्योंकि हाइब्रिडेशन आप देखोगे तो sp3, sp2, sp अगर आएगा तो खतरनाक तरीके से स्ट्रेन होगा, और जितना कम एंगल होगा उसमें उतना ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका बना? ठीक है। अदर देन 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर अगर बात की जाए तो लोअर एंगल्स अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में आ गए तो दे फील एंगल स्ट्रेन। सिर्फ ये जो बात की जा रही है किसके लिए की जा रही है? 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कर लो इस पर, अपना आप समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। हाँ जी बेटा, सबका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ मुझे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस थ्री, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है? जरा बात करते हैं। ये ब्रिज हेड कहलाएगा, ब्रिज एटम कहलाएगा? सिर्फ ब्रिज एटम कहलाएगा। ठीक है, तो ये कौन से हाइब्रिडेशन में आ गया? ये कौन सी हाइब्रिडेशन में आ गया? ये कौन सी हाइब्रिडेशन में आ गया? ठीक है, बॉन्ड एंगल देख लो, कितना बॉन्ड एंगल है? कितना बॉन्ड एंगल है? कितना बॉन्ड एंगल है? किसमें ज़्यादा स्ट्रेन फील हुआ? मतलब 90 से 120 जाएगा, 108 से 120 जाएगा, ये तो 120 से 120 रह गया। तो स्टेबिलिटी किस में बढ़ गई? ए इज मोर स्टेबल देन बी देन सी, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ में आ गया? अब अगर यहाँ पे कहीं पे भी नाइट्रोजन जोड़ दूँ तो हो गया ना, बेसिक करेक्ट है। ठीक है, पहले इनकी बात करते हैं, इन तीनों में बात करें। sp2 हाइब्रिडेशन है, ये भी sp2 रहेगी और ये भी sp2 रहेगी बेटा। जरा ऑर्डर बताना, मैक्सिमम स्ट्रेन किस में फील होगा ये बताओ बस मेरे को। कौन सा? थर्ड वाले में, हाँ sp3 रहेगा, सॉरी 3 डायमेंशन है, 109 डिग्री के आसपास चला गया। हाँ जी बेटा बताओ, मैक्सिमम स्ट्रेन किस में फील होगा? बी में होगा। और मिनिमम ए और सी में से, ए और सी में से किस में रहेगा मिनिमम स्ट्रेन? ए में रहेगा। क्यों? क्योंकि 120 का 120 में ही है और वहाँ तो एंगल चेंज भी हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? उसके बाद लास्ट वाले केस में देख लो, ये तो बहुत आसान है। सारे जो
कनेक्टिंग हेड्स हैं उन सब पे sp2 हाइब्रिडेशन है। मैक्सिमम स्ट्रेन किस में दिखाई देगा बेटा? सी में। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से ये 120 डिग्री जाने की कोशिश करेगा, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन में जा रहा है, 120 डिग्री में जाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? क्या ये बात समझ में आ गई? गॉट इट? नोट डाउन।